नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लाए हैं सामान्य ज्ञान दर्पण मैगजीन जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की सामान्य ज्ञान दर्पण। दोस्तों, इस मैगजीन में तो वैसे काफ़ी पेज हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसकी वो 25 to 30 पेज तक हम लोग इसका कवर करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें हमें समसामयिक घटनाओं में आर्थिकी, राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल परिदृश्य जो है सभी इसका देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सामान्य ज्ञान दर्पण पत्रिका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान दर्पण कौन कौन से महीने की है दोस्तों? जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है समसामयिक सामान्य ज्ञान। सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे दोस्तों? समसामयिक सामान्य ज्ञान देखते चलेंगे दोस्तों। समसामयिक सामान्य ज्ञान, समसामयिक सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे समसामयिक सामान्य ज्ञान में नियुक्तियाँ। क्या देखेंगे दोस्तों? नियुक्तियाँ। कौन कौन सी नियुक्तियाँ अभी हाल ही में हुई हैं उनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रायः सभी एग्ज़ामों में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न अक्सर करके पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते चलेंगे। तो सर्वप्रथम नियुक्तियाँ देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ है उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक के ये क्या हैं? प्रबंध निदेशक सह सीईओ पहले रह चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों? निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक सह सीईओ श्री उदय कोटक ने देश में उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन, श्री उदय सीईओ थे ये कौन से? कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक सह सीईओ हैं। श्री उदय कोटक ने देश में उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ, उद्योग जगत का क्या है जो सबसे बड़ा संगठन है? भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार जून 2020 में इन्होंने क्या किया है? संभाला है। तो CII के क्या है दोस्तों नए अध्यक्ष के रूप में? कौन? उदय कोटक जी। उदय कोटक जी ने क्या किया है दोस्तों? उदय कोटक जी ने क्या किया है दोस्तों? कार्यभार संभाला है। कब संभाला है? जून 2020 में संभाला है। और इनकी जो ये इनकी पहचान के रूप में हम याद रख सकते हैं, ये क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक सह सीईओ रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। इनकी यह नियुक्ति सत्र 2020-21 के लिए है। इससे पूर्व सत्र 19-20 के लिए इस परिसंघ का मनोनीत अध्यक्ष उनको पहले चुना जा चुका था। पिछले वर्ष ही अप्रैल 2019 में उनको मनोनीत सदस्य चुन लिया गया था, मनोनीत अध्यक्ष चुन लिया गया था।
सीआईआई के अध्यक्ष के पद पर ये किसका विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या दो तीन बातें इनके लिए बारे में याद रखनी है। उदय कोटक को क्या किया गया है, सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ का क्या चुना गया है दोस्तों, अध्यक्ष चुना गया है। और इनको पिछले साल अप्रैल 2019-20 में ही क्या किया गया था, मनोनीत अध्यक्ष परिसंघ द्वारा चुना गया था। और इन्होंने क्या किया है, विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। किसने, उदय कोटक जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगली नियुक्ति की ओर। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्य में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। जो हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी थे, उनके कार्यकाल में क्या किया गया दोस्तों, 1 वर्ष और ग्रोथ की गई है। तो यहाँ पे भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को इस पद पर कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि सरकार ने जून 2020 में की है। सरकार ने क्या किया है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी है। जून 2020 में 1 साल की वृद्धि कर दी है। इस पद पर उनका यह कार्यकाल 30 जून 2020 तक था। ये अगर वृद्धि न की जाती तो ये 30 जून 2020 तक अपने पद पर रह दे, लेकिन कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि से अब ये क्या रहेंगे, 30 जून 2021 तक इस पद पर रह सकेंगे। तो इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि, इनकी जो है कार्यकाल इनका 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा था, लेकिन सरकार ने क्या किया है, इनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी है, 1 साल बढ़ा दिया है इनका कार्यकाल। अब इनका कार्यकाल कितना हो गया दोस्तों, 30 जून 2021 तक हो गया। अब ये 30 जून 2021 तक क्या रहेंगे, इस पद पर रह सकेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर ऑफ एमपी का क्या किया गया था दोस्तों, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्री लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे दोस्तों, श्री लालजी टंडन थे। लालजी टंडन की अस्वस्थता के चलते उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को, यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया है दोस्तों, इस प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार क्या किया गया है दोस्तों, दिया गया है। प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल ने 1 जुलाई 2020 को भोपाल में उन्हें उनके इस पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल लालजी टंडन की अस्वस्थता के कारण दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। आर्टिकल 152 में क्या है, राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 152 भाग 6 के आर्टिकल 152 में क्या किया गया है दोस्तों, राज्यपाल के बारे में दिया गया है। और उसमें ये भी दिया गया है कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यपालों का कार्यभार या दायित्व सौंपा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि राज्यपाल लालजी टंडन की अस्वस्थता के कारण, राज्यपाल लालजी टंडन जो वहाँ पहले से राज्यपाल थे, वो क्या थे, अस्वस्थ हो गए थे, है ना, उनकी तबीयत खराब हुई थी। और उनकी अस्वस्थता के कारण क्या हुआ था दोस्तों, उन्हें 11 जून 2020 से लखनऊ के एक अस्पताल में क्या किया गया था, भर्ती किया गया था। तो इस कारण से क्या हुआ था दोस्तों, इस कारण से श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाए जाने से पूर्व भी क्या थी, 2018 से जुलाई 2019, जनवरी 2018 से जुलाई 2019 के दौरान मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही थी। तो दोस्तों, इस तरह के भी क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं एमपीपीएससी में कि वर्ष 2018 जनवरी 2018 से जुलाई 2019 के दौरान मध्य प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कौन जो है तो पदासीन रहा। तो इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। और ऐसे प्रश्न भी दोस्तों आप पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इन प्रकार के डाटाओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी दोस्तों
कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी संसद की लोक लेखा समिति। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को क्या किया गया दोस्तों संसद की लोक लेखा समिति के तथा भाजपा के गिरीश बापट को प्राक्कलन समिति के व श्रीमती मीनाक्षी लेखी को लोक उपक्रमों के पर समिति के अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है। तो 3 लोगों अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति, भाजपा के गिरीश बापट को प्राक्कलन समिति और मीनाक्षी लेखी ये भी क्या है बीजेपी की ही हैं, इनको क्या किया गया है लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष पद पर क्या किया गया है बरकरार रखा गया है। मतलब पहले भी यही थे और अभी यही हैं। ठीक है ना दोस्तों। कौन करता है दोस्तों इनकी नियुक्ति? तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद की तीनों वित्तीय समितियों लोक लेखा, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी ईसी व लोक उपक्रमों पर समिति कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सीपीयू के अध्यक्ष पदों पर इनके निवर्तमान अध्यक्षों को ही, जो पहले से अध्यक्ष थे उन अध्यक्षों को ही क्या किया गया है दोस्तों बरकरार रखा गया है। उन्हीं अध्यक्षों को ही क्या किया गया है दोस्तों बरकरार रखा गया है, जिससे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ही 1 मई 2020 से पुनर्गठित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष 1 और वर्ष के लिए बने हैं। तो अधीर रंजन चौधरी क्या हैं, अब 1 मई 2020 से फिर से जो पुनर्गठित लोक लेखा समिति है उसके क्या हो गए हैं अध्यक्ष बन गए हैं और 1 और वर्ष तक इनका क्या हो गया है दोस्तों अध्यक्ष पद का कार्यकाल हो गया है। श्री चौधरी को पहली बार जुलाई 2019 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं ये क्या है दोस्तों, इनको सर्वप्रथम क्या किया गया था दोस्तों जुलाई 2019 में लोक लेखा समिति पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या किया गया था दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। इसी प्रकार भाजपा के गिरीश बापट, इसी प्रकार क्या किया गया दोस्तों भाजपा के गिरीश बालचंद्र बापट ही संसद की 1 मई 2020 से पुनर्गठित प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष 1 और वर्ष के लिए बनाए गए हैं। तो 1 मई 2020 से इनको भी क्या कर दिया गया है दोस्तों प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष 1 और वर्ष के लिए इनको क्या कर दिया गया है दोस्तों इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो पुणे से पहली बार ही लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसद श्री बापट को पिछले वर्ष जुलाई 2019 में पहली बार संसद की 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति, संसद की कितनी 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी प्रकार भाजपा की मीनाक्षी लेखी ही सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 1 मई 2020 से पुनर्गठित संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग संसदीय समिति की अध्यक्ष 1 और वर्ष के लिए बनाई गई हैं। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित श्रीमती मीनाक्षी लेखी को पहली बार जुलाई 2019 में संसद की इस महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो 3 समितियों के अध्यक्षों को फिर से क्या कर दिया गया, उन्हीं को जो पहले थे उन्हीं को फिर से बना दिया गया है। तो उसमें पहले हैं अधीर रंजन चौधरी पीएसी के फिर से बन गए हैं, पीएसी के फिर से हो गए हैं। ठीक है ना दोस्तों। और एस्टीमेट कमेटी के क्यों कौन दोस्तों, एस्टीमेट कमेटी के वापट साहब ठीक है दोस्तों। और श्रीमती मीनाक्षी लेखी किसके पीयूसी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के क्या कर दिए गए हैं, फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अभी हमने इतनी खबरों को देखा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। इन सभी को पहली बार जुलाई 2019 में ही क्या किया गया था, इन समितियों का अध्यक्ष चुना गया था, निर्वाचित किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों 3 जो है तो निवर्तमान जो हमारे क्या थे संसदीय समितियों के अध्यक्ष थे, उनको फिर से उन्हीं को चुन लिया गया है। अब हमारे पास एक नई नियुक्ति के संबंध में जानकारी है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। विदेश सेवा के टीएस त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में विदेश सेवा, ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईएफएस। तो जो विदेश सेवा के है ना फॉरेन सर्विस के टीएस त्रिमूर्ति थे, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के
न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में तथा इंद्रमणि पांडेय को क्या किया गया है, जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में टी.एस. त्रिमूर्ति कहाँ, न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में, और इंद्रमणि पांडे जी जिनेवा में क्या किए गए हैं, जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय विदेश सेवा के इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय, भारतीय विदेश सेवा के इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना दोस्तों, तो यूएनओ के पास चुने गए हैं जिनेवा स्थित कार्यालय तथा जिनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के नए राजदूत स्थायी प्रतिनिधि जुलाई 2020 में नियुक्त किए। नए राजदूत भी हैं और क्या है, स्थायी प्रतिनिधि भी हैं, जो जुलाई 2020 में क्या किए गए हैं, इंद्रमणि पांडे जी जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या किए गए हैं, राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि जुलाई 2020 में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर राजीव कुमार चंदर जो मार्च 2017 से थे, राजीव कुमार चंदर जो क्या थे, मार्च 2017 से संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। तो इससे पहले मार्च 2017 से कौन था दोस्तों, राजीव कुमार चंदर थे, और अब कौन हो गए हैं, इंद्रमणि पांडे जी हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे और वह स्थान लेंगे। कौन स्थान ले लिए दोस्तों, इंद्रमणि पांडे जी ने किसका, राजीव कुमार चंदर का स्थान लिया है, और ये कहाँ अब रहेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा कार्यालय में भारत के क्या हैं, अस्थायी प्रतिनिधि हैं, परमानेंट मेंबर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो श्री पांडे को की इस नियुक्ति से 3 माह पूर्व विदेश सेवा के ही 3 महीने पहले ही श्री पांडे है ना, आई.एम. पांडे, इंद्रमणि पांडे की इस नियुक्ति से 3 माह पूर्व ही विदेश सेवा के ही टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अप्रैल 2020 में ही नियुक्त किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, टी.एस. त्रिमूर्ति दोस्तों न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, और इंद्रमणि पांडे जी क्या हैं, जिनेवा स्थित मुख्यालय में, यूएनओ के जिनेवा स्थित मुख्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, और ये जो है तो नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया। अब अगली नियुक्ति हमारी क्या है, जी.आर. चिंताला क्या बने हैं दोस्तों, नाबार्ड के नए चेयरमैन। जी.आर. चिंताला नाबार्ड के नए चेयरमैन। जी.आर. चिंताला, थोड़ा सा 2 बार मैं बोलूँगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को है ना साथ साथ याद भी होता चले। तो यहाँ पे दोस्तों जी.आर. चिंताला नाबार्ड के नए चेयरमैन। राष्ट्रीय कृषि, नाबार्ड क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ही शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड को दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड को इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में क्या किया गया है, विभिन्न पदों पर रहे, अलग अलग पदों पर ये रह चुके हैं जी.आर. चिंताला जी। ठीक है दोस्तों, तो जी.आर. चिंताला को इस बैंक का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। कब नियुक्त किया गया दोस्तों, मई 2020 में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना यह कार्यभार 27 मई 2020 से ग्रहण कर लिया है। तो उन्होंने कार्यभार कब ग्रहण किया दोस्तों, 27 मई 2020 से ग्रहण किया है। इस नियुक्ति से पूर्व वह नाबार्ड की अनुषंगी संस्था नाफाइनी के प्रबंध निदेशक थे। इससे पहले वो क्या थे, इसकी ही एक अनुषंगी साथी संस्था नाफिनी के प्रबंध निदेशक थे श्रीकांत माधव वैद्य। अगली नियुक्ति के रूप में देखिए दोस्तों, श्रीकांत माधव वैद्य भारतीय तेल निगम के नए चेयरमैन। श्रीकांत माधव वैद्य भारतीय तेल निगम के नए चेयरमैन। तो सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी आईओसी में निदेशक रिफाइनरीज रह चुके हैं श्रीकांत माधव वैद्य। इनको इस कंपनी का क्या किया गया है, आईओसी का क्या कर दिया गया है दोस्तों, आईओसी महारत्न कंपनी है दोस्तों, भारतीय तेल निगम आईओसी में निदेशक रिफाइनरीज रहे हैं श्रीकांत माधव वैद्य। इनको कंपनी का चेयरमैन 1 जुलाई 2020 से बनाया गया है। इनको क्या कर दिया गया है दोस्तों, कंपनी का
चेयरमैन बना दिया गया है दोस्तों। कब बनाया गया है? जुलाई 2020 से बनाया गया है। इस पद पर संजीव सिंह जो 30 जून से को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका इन्होंने क्या किया गया है? ये श्रीकांत वैद्य साहब हैं दोस्तों, ये श्रीकांत वैद्य साहब हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इनको एक बार। ये देखिए, ये श्रीकांत वैद्य साहब हैं। इन्होंने क्या किया है दोस्तों? इन्होंने स्थान लिया है संजीव सिंह जी का, जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अगली नियुक्तियों की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली नियुक्ति में हमारे पास है श्रीकांत, आईओसी के चेयरमैन रहते हुए श्रीकांत माधव वैद्य इसकी अनुषंगी कंपनियों। अब देखिए, हमारे जो माधव वैद्य जी हैं वो क्या हैं? अनुषंगी कंपनियों चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, सीपीआई और इंडियन ऑयल ट्रैकिंग लिमिटेड के भी चेयरमैन रहेंगे। तो आईओसी के तो चेयरमैन ये रहेंगे। आईओसी के चेयरमैन के साथ सीपीआई चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के और इंडियन ऑयल ट्रैकिंग आईओटी इंडियन ऑयल ट्रैकिंग लिमिटेड के भी चेयरमैन ये साथ में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। गायत्री ईश्वर कुमार भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी गायत्री ईश्वर कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जून 2020 में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी गायत्री ईश्वर कुमार को क्या किया गया है दोस्तों? ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जून 2020 में नियुक्त किया गया है। नई उच्चायुक्त कब नियुक्त किया गया है दोस्तों? जून 2020 में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पूर्व वह बेल्जियम, लग्जमबर्ग व यूरोपीय संघ में भारत की राजदूत थी। तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और ईयू में वो भारत की राजदूत रह चुकी हैं। अब इनको क्या किया गया है? ब्रिटेन में उच्चायुक्त इनको जून 2020 में नियुक्त किया गया है। किसको दोस्तों? गायत्री ईश्वर कुमार जी को, गायत्री ईश्वर कुमार को। चार्ल्स बाउन, अगली नियुक्ति दोस्तों, चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ। तो चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ। तो अमेरिकी सेना के क्या है दोस्तों? ये पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? चार्ल्स ब्राउन जूनियर है। चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ। तो अमेरिका में प्रशांत वायुसेना के कमांडर पद पर रह चुके अश्वेत सैन्य अधिकारी चार्ल्स ब्राउन की नियुक्ति वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर 30 जून 2020 में की गई है। वह देश की सैन्य सेवाओं में किसी एक के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए जाने वाले पहले अश्वेत अधिकारी हैं। तो वह देश की सैन्य सेवाओं में किसी एक के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए जाने वाले पहले अश्वेत अधिकारी हैं। तो नाम इनका ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्या है? पहले अश्वेत चीफ अधिकारी हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो पहले क्या है? अमेरिकी चार्ल्स ब्राउन जूनियर, नाम याद रखेंगे। चार्ल्स ब्राउन जूनियर क्या है? अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अगली नियुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंगापुर के डारेन तांग कौन है दोस्तों? डारेंग तांग वाइपो के नए महानिदेशक। सिंगापुर के डारेन तांग वाइपो के नए महानिदेशक, डारेंग तांग क्या है दोस्तों? वाइपो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो वाइपो के महानिदेशक कौन दोस्तों? डारेंग तांग। ये कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। इनको क्या किया गया है? महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? वाइपो कंपनी का। तो वाइपो यहाँ पे देख लेते हैं। वाइपो क्या है दोस्तों? सिंगापुर के डारेंग तांग को जिनेवा स्थित वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सिंगापुर के डारेंग तांग को दोस्तों जिनेवा स्थित वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, सिंगापुर के डारेंग तांग को क्या किया गया है दोस्तों? जिनेवा स्थित वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद पर डॉक्टर फ्रांसिस पुरी का स्थान
स्थान लेंगे 1 अक्टूबर 2020 से वो क्या करेंगे, ले लिए हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस पद पर उनका यह कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और इस पद पर दारिंग तांग जी इस पद पर बीपो के महानिदेशक पद पर कितने साल तक रहेंगे दोस्तों, 6 साल तक रहेंगे। ठीक ना। तो इस तरह से दोस्तों आगे चलते हैं, अगली नियुक्ति की ओर चलते हैं दोस्तों। आंद्रेज टूडा पोलैंड के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो गए हैं। आंद्रेज टूडा जी क्या हो गए हैं दोस्तों, पोलैंड के राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हो गए हैं। तो पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए जून जुलाई 2020 में संपन्न हुए निवर्तमान चुनाव, जो अभी क्या हुए हाल ही में, जो पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए जून जुलाई 2020 में क्या हुए हैं, चुनाव संपन्न हुए हैं। तो उसमें क्या किया गया है दोस्तों, उनको फिर से क्या कर लिया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया है, राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति आंद्रेज टूडा ही एक और कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। इस पद पर उनका मौजूदा कार्यकाल 6 अगस्त 2020 तक है। इसके पश्चात 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए वह इस पद पर बने रहेंगे। इस पद के लिए 12 जुलाई 2020 को संपन्न हुए दूसरे दौर के मतदान में 51.2% मत उन्होंने प्राप्त किए थे। अब भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद सूरीनाम के नए राष्ट्रपति, ये नियुक्ति ध्यान देने योग्य है दोस्तों, क्योंकि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद जी क्या हैं, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जो भारतीय मूल के होते हैं उनको अक्सर करके जो है, तो जैसे गीता गोपीनाथ जी बनी थी तो इनको पूछा गया है ना। तो ऐसे नियुक्तियों को अक्सर करके एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो ऐसी नियुक्तियों को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद सूरीनाम के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो ये क्या है, भारतीय मूल, मतलब इनका जन्म तो भारत में ना हुआ हो। भारतीय मूल से क्या तात्पर्य है दोस्तों, भारतीय मूल का मतलब है कि वो किसी न किसी तरह से क्या है, भारत से जुड़े हुए रहें। तो भारतीय मूल के 61 वर्षीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम क्या है दोस्तों लैटिन अमेरिकी देश है, उसका क्या कर लिया गया है दोस्तों, नया राष्ट्रपति नेशनल असेंबली ने 13 जुलाई 2020 को चुना। नया राष्ट्रपति नेशनल असेंबली वहाँ चुनती है दोस्तों। तो उसने क्या किया है, इसको जो है तो 13 जुलाई 2020 को किसको, चंद्रिका प्रसाद संतोखी को 13 जुलाई 2020 को चुन लिया गया है। और इस पद पर पूर्व सैन्य नेता डेसी ब्राउटर्स का वह उन्होंने स्थान लिया है। किसका स्थान उन्होंने लिया है, डेसी ब्राउटर्स का। तो ब्राउटर्स अगस्त 2010 से वहाँ राष्ट्रपति थे। ब्राउटर्स अगस्त 2010 से ही वहाँ पर राष्ट्रपति थे और अब तक राष्ट्रपति रहे। पुरस्कार और सम्मान। अब दोस्तों अगले सेगमेंट में, हमारे प्रतियोगिता दर्पण के अगले सेगमेंट में क्या है दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान है। पुरस्कार और सम्मान भी क्या है दोस्तों, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो इसको भी ठीक ठाक ही देखते चलेंगे। तो के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान 2019 प्रदान किया गया है। कौन प्रदान करता है, के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है। व्यास सम्मान कौन प्रदान करता है, ऐसा प्रश्न बनता है। तो व्यास सम्मान प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन, है ना दोस्तों। और 2019 का किसको प्रदान किया गया है, तो ये देखते हैं। तो एक हमारी क्या है, लेखिका हैं। कौन लेखिका हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2019 का व्यास सम्मान हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा को दिया गया है। हिंदी की लेखिका नासिरा शर्मा को क्या किया गया है दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का व्यास सम्मान 2019 प्रदान किया गया है। हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा, चूँकि अब ये हिंदी से संबंधित हैं तो इसलिए इनके जो है तो एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बेहद बढ़ जाती है दोस्तों। और वो भी एक क्या है, लेखिका हैं। तो लेखिका नासिरा शर्मा को के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2019 का क्या किया गया है दोस्तों, व्यास सम्मान हिंदी विषय का प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया है। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, वर्ष 2014 में वो प्रकाशित किया गया था और उसका नाम क्या था दोस्तों, तो कागज की नाव। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कागज की नाव उपन्यास प्रकाशित करने वाली लेखिका नासिरा शर्मा को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है के बिरला फाउंडेशन का सम्मान है और कौन सा सम्मान है, व्यास सम्मान है और 2019
2019 के लिए नासिरा शर्मा जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस पुरस्कार के तहत रुपये 4 लाख की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। तो इस सम्मान के तहत के बिरला फाउंडेशन देता क्या है, 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साथ में प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। नासिरा शर्मा के अन्य हिंदी रचनाओं में पारिजात, मेरी प्रिय कहानियाँ, अजनबी, पारिजात, मेरी प्रिय कहानियाँ, अजनबी, ये सभी हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह के इनकी पुस्तकें अब चूँकि अभी हाल ही में इनको व्यास सम्मान मिला है, तो इनकी पुस्तकों को भी ध्यान में रखेंगे। जजीरा, पत्थर गली, औरत के लिए औरत आदि शामिल हैं। तो ये क्या हैं, इन पुस्तकों का भी नाम इनके जो है तो नासिरा शर्मा जी की पुस्तकों के नाम भी याद रखेंगे। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि पारिजात उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो साहित्य मतलब नासिरा शर्मा को किस पुरस्कार से, है ना, पारिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या हो गया, पहले ही मिल चुका है। पुलित्जर पुरस्कार 2020, पुलित्जर पुरस्कार, ऐसा प्रश्न कई परीक्षाओं में आ जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों। तो ऐसे भी जो है तो हम याद रखेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध क्या है, पत्रकारिता से है। ठीक है ना दोस्तों, तो पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत आदि क्षेत्रों के लिए वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय इसकी घोषणा कौन करता है दोस्तों, अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय घोषणा करता है कि इसकी पुलित्जर पुरस्कार कौन, अमेरिका के कोलंबिया पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है दोस्तों, पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत आदि क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। और वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 4 मई 2020 को की गई। 4 मई 2020 को की गई। कोविड-19 महामारी के चलते इनकी घोषणा वीडियो प्रसारण के जरिए की गई है। कोविड-19 है ना, जो महामारी है कोरोना वायरस की, तो इसके कारण दोस्तों क्या किया गया है, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो प्रसारण के जरिए ही क्या किया गया है, घोषणा की गई है। तो यह पुरस्कार कैलेंडर वर्ष 2019 में निष्पादन के आधार पर, यह पुरस्कार कैलेंडर वर्ष 2020 में निष्पादन के आधार पर क्या किया गया है दोस्तों, 2020 में निष्पादन के आधार पर दिया गया है। पत्रकारिता पुरस्कारों में जन सेवा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग व फीचर राइटिंग आदि के कुल 15 पुरस्कार शामिल हैं। आदि के कुल कितने, 15 पुरस्कार शामिल हैं। जबकि 7 अन्य पुरस्कार ड्रामा, फिक्शन व संगीत आदि के लिए हैं। पत्रकारिता के पुरस्कारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जनसेवा का पुलित्जर दैनिक समाचार पत्र प्रोफेसर पब्लिका के सहयोग सहित द एंकोरेज डेली न्यूज विथ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्रो पब्लिका, किसको दोस्तों, द एंकोरेज डेली न्यूज विथ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्रो पब्लिका को तथा इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को और दैनिक समाचार पत्र प्रो पब्लिका के सहयोग सहित द एंकोरेज डेली न्यूज को तथा इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स को सर्वाधिक 3 पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिले हैं। इस वर्ष के पुलित्जर पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने वालों में भारत के 3 फोटो पत्रकार मुख्तार खान, यासिर डान व चन्नी आनंद है। ठीक है दोस्तों, भारत के भी 3 क्या हैं, फोटो पत्रकार हैं, एक मुख्तार खान, दूसरे यासीन डार और तीसरे चन्नी आनंद। तो 3 लोगों को क्या किया गया है, भारत के 3 फोटो पत्रकारों को भी क्या किया गया है दोस्तों, मुख्तार खान, यासीन डार व चन्नी आनंद शामिल हैं। एसोसिएटेड प्रेस के इन फोटो पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 के प्रावधान हटाए जाने के पश्चात क्षेत्र में बंद के दौरान उपजी परिस्थितियों की फोटोग्राफी के लिए दिया गया। तो इन्होंने जो अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के से धारा 370 का जो कुछ बदलाव किया गया था, उन प्रावधानों को जब हटाया गया था, तो उसके पश्चात क्षेत्र में बंद के दौरान उपजी परिस्थितियों की फोटोग्राफी इन्होंने की थी। इस कारण से इनको क्या किया गया है दोस्तों, ये पुरस्कार दिया गया है।
तो दोस्तों ऐसा प्रश्न भी बनता है अक्सर करके कि हाल ही में किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। तो मुख्तार, नाम याद रखेंगे दोस्तों, मुख्तार खान, यासिर डार और चन्नी आनंद, केवल 3 लोगों को दिया गया है। तीनों का नाम रहेगा, एक यहाँ पे कोई दूसरा नाम दे दिया जाएगा और आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो नहीं होगा उसमें क्लिक करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। रिचर्ड पावर्स द्वारा रचित उपन्यास के लिए फिक्शन का तथा एलिजा ग्रिसवर्ल्ड द्वारा रचित एमिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए नॉन फिक्शन श्रेणी का पुलित्जर इन पुरस्कारों के तहत प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों रिचर्ड पावर्स द्वारा रचित उपन्यास द ओवर स्टोरी के लिए फिक्शन तथा एलिजा ग्रिसवर्ल्ड द्वारा रचित एमिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए नॉन फिक्शन श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार के तहत प्रदान किया गया है। एलियन रीड को प्रिज्म के लिए संगीत का पुलित्जर, एलियन रीड को क्या किया गया है दोस्तों, प्रिज्म के लिए संगीत का पुलित्जर इन पुरस्कारों के तहत प्रदान किया गया है। बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह को अर्स्ट एंड यंग का विश्व की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह, याद रखेंगे दोस्तों, किरण मजूमदार शाह क्या है, बायोकॉन कंपनी है एक, उसकी क्या है कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह जी हैं। को इनको क्या मिला है, अर्स्ट एंड यंग का विश्व की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी। अर्स्ट एंड यंग एक क्या है, पत्र, मतलब क्या है, ये एक मैगजीन टाइप की होगी और इसका क्या किया गया है दोस्तों, इसका ये सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार इनको मिला है। बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह जी को क्या किया गया है दोस्तों, किरण मजूमदार शाह जी को दोस्तों ये अर्स्ट एंड यंग का विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इधर थोड़ा सा बॉक्सेस में कुछ दिया था, इसको भी देख लेते हैं। बॉक्सेस में दिया है तो टर्की के, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो हम लोगों ने डारेंग तांग जी को देख लिया था। टर्की के वोल्कन वोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र हेतु अध्यक्ष निर्वाचित। तो 75वें ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अक्सर करके परीक्षा में बनता है कि हाल ही में संपन्न हुए वोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे या किस देश के थे। तो इस तरह से आपके प्रश्न अगर बनेंगे तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, टर्की के वोल्कन वोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र हेतु अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, है ना। इसकी अध्यक्षता भी अब ये कर चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टर्की के स्थायी प्रतिनिधि वोल्कन वोजकिर महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। महासभा का सत्र 15 सितंबर 2020 से प्रारंभ होगा। इस सत्र की अध्यक्षता है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका चुनाव 18 जून 2020 को निर्विरोध हुआ था। तो निर्विरोध टर्की के हैं, वोल्कन वोजकिर हैं, इनको 75वें सत्र के लिए अध्यक्षता के रूप में चुना गया है। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई क्षेत्र तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य देश से बारी बारी से एक एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, चयन प्रतिवर्ष जून माह में किया जाता है। इस वर्ष इस पद हेतु पश्चिमी यूरोप व अन्य देशों के क्षेत्र की बारी थी तथा टर्की के वोल्कन वोजकिर इस क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार थे, जिससे इनका यह चुनाव निर्विरोध ही हुआ। तो महासंघ के मौजूदा 74वें सत्र जो सितंबर 2019 में शुरू हुआ था के लिए तंजानिया के तिजानी मोहम्मद बांडे 74वें सत्र के कौन थे दोस्तों, तो तिजानी मोहम्मद बांडे तंजानिया देश के थे, अफ्रीका क्षेत्र से चुने गए थे। तो ये पहले कौन थे 74वें सत्र के, तंजानिया के तिजानी मोहम्मद बांडे अफ्रीका क्षेत्र से चुने गए थे। और ये क्या है, ये चुने गए हैं कौन दोस्तों, ये 75वें सत्र के चुने गए हैं वोल्कन वोजकिर टर्की देश के हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये पश्चिमी यूरोप से हैं। अगले में चलते हैं दोस्तों, अगले पुरस्कार की तरफ दोस्तों चलते हैं।
अगले पुरस्कार में हम देख लेते हैं, ये हमारी किरण मजूमदार शाह जी हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। अर्स्ट एंड यंग के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार जून 2020 में इनको मिला है। किसको? किरण मजूमदार शाह को अर्स्ट एंड यंग के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार के रूप में इनको प्रदान किया गया है पुरस्कार। यह पुरस्कार पाने वाली यह भारत की तीसरी उद्यमी है। इनसे पूर्व भारत के एन.आर. नारायण मूर्ति इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक को 2005 में तथा कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को 2014 में यह सम्मान प्राप्त हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित 67 वर्षीय किरण मजूमदार शाह की गणना भारत की अग्रणी उद्यमियों में की जाती है। किरण मजूमदार शाह जी की गणना किस में करते हैं दोस्तों? किरण मजूमदार शाह की गणना दोस्तों भारत की अग्रणी उद्यमियों में की जाती है तथा फरवरी 2020 में अर्स्ट एंड यंग इंडिया के पुरस्कारों में भारत की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी उन्हें चुना गया था। इसी के चलते अर्स्ट एंड यंग के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के चयन में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो बढ़ गया है दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे थे हम दोस्तों, यहाँ पे थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थे हम लोग। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तथा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए अनेक फिल्मफेयर पुरस्कारों के अतिरिक्त 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है उनको। सुशांत सिंह राजपूत चर्चा में बहुत रहे थे। ये क्या थे दोस्तों? इन्होंने क्या किया था? एक सीरियल बनाया था जिसके कारण इनकी पहचान बनी और फिर इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने फिर जो है तो धीरे धीरे फिल्म क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की और इन्होंने हाल ही में क्या कर लिया था दोस्तों? खुदकुशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पे एम.एस. धोनी पर आधारित फिल्म एम.एस. धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी की सफल भूमिका निभाकर विशेष ख्याति प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को मुंबई में अपने आवास पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर इस जीवन से विदाई ले ली। उनकी आयु केवल 34 वर्ष थी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर नृत्य एवं अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश किया था उन्होंने, है ना। टीवी धारावाहिकों में सफलता के पश्चात बॉलीवुड में प्रवेश कर फिल्म काय पीछे डिटेक्टिव व्योमकेश बनर्जी और एम.एस. धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आदि में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। अभिनेता का रोल इन्होंने किया था। वाजिद खान फिल्म संगीतकार भाइयों साजिद वाजिद की जोड़ी उस समय टूट गई जब बड़े भाई वाजिद खान का 31 मई 2020 को हृदयाघात से निधन हो गया। तो किसका निधन हो गया है दोस्तों? वाजिद खान का। ये भी बहुत चर्चित व्यक्तित्व थे दोस्तों। तो चर्चित व्यक्तित्वों पर अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो वो फिल्म संगीतकार भाइयों साजिद वाजिद की जोड़ी उस समय टूट गई जब उनके बड़े भाई वाजिद खान 31 मई 2020 को हृदयाघात से निधन हो गया। उनको हार्ट अटैक आया था दोस्तों और उनका निधन हो गया। प्रसिद्ध तबला वादक शराफत अली खान के पुत्र वाजिद खान एक अच्छे गायक भी थे तथा अनेक फिल्मों में गीतों को स्वर भी उन्होंने क्या किया था दोस्तों? दिया था। वासु चटर्जी बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक वासु चटर्जी का 4 जून 2020 को मुंबई में निधन हो गया। वासु चटर्जी का 4 जून 2020 को मुंबई में क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। 93 वर्षीय वासु चटर्जी ने अपने आवास पर नींद में ही अपनी अंतिम सांस ली थी। ये 93 साल के थे वासु चटर्जी और अपने आवास पर ही इन्होंने क्या की? अंतिम सांस ली और सो ही रहे थे तभी क्या हुई? इनकी सांस रुक गई होगी शायद। और 1980 व 1990 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित लोकप्रिय धारावाहिकों में रजनी, दर्पण, काकाजी कहीन, व्योमकेश बख्शी, भीम भवानी व एक प्रेम कथा का निर्देशक उन्होंने क्या किया था दोस्तों? किया था। पियरे नकुरुजीजा बुरुंडी के क्या हैं दोस्तों? ये राष्ट्रपति पियरे
जीजा का हृदयाघात से 10 जून। तो बुरुंडी के राष्ट्रपति हैं दोस्तों पियरे नकुरुजीजा। इनका क्या हुआ है दोस्तों, हृदयाघात से इनकी भी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, निधन हो गया है। 10 जून 2020 को ही हुआ है। वह 56 वर्ष के थे, है ना, ज़्यादा आयु के नहीं थे, 56 वर्ष के थे। उनके निधन के पीछे कोविड-19 संक्रमण की आशंका भी मीडिया रिपोर्टों में व्यक्त की गई थी। मीडिया में ऐसी भी चर्चाएं थी कि उनको जो है तो मृत्यु क्या हुई है, कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। और वह दोस्तों क्या हुए हैं, और वह विगत लगभग 15 वर्षों से बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। 15 साल से वो क्या थे दोस्तों, बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। ये भी अफ्रीकी देश ही है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बॉबी मोरो अमेरिका के बीते वर्षों के प्रसिद्ध एथलीट बॉबी मोरो का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो प्रश्न दोस्तों कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि हाल ही में प्रसिद्ध एथलीट बॉबी मोरो का निधन हो गया है और वो किस देश से संबंधित है, या कि हाल ही में अमेरिका के एक प्रसिद्ध एथलीट का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था। ऐसे करके प्रश्न दोस्तों बनेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बॉबी मोरो कौन से देश से थे, अमेरिका से थे, एथलीट थे, और इनकी आयु कितनी थी, 84 वर्ष की थी, ठीक है ना दोस्तों। और 30 मई 2020 को टेक्सास में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में इन्होंने क्या किया था, 3 स्वर्ण पदक। मेलबर्न ओलंपिक में 1956 में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता था, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 मीटर। 4x100 मीटर में 3 इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। जीतकर ऐसी उपलब्धि पाने वाले जेसी ओवेंस के पश्चात दूसरे एथलीट वह बने थे। ऐसी उपलब्धि इनसे पहले जेसी ओवेंस ने प्राप्त की थी, लेकिन ये दूसरे एथलीट बने थे। कौन, बॉबी। तो बाद में ऐसी उपलब्धि अमेरिका के कार्ल लुइस व जमैका के उसेन बोल्ट ने भी प्राप्त की थी। ऐसी उपलब्धि बाद में कौन लोगों ने प्राप्त की थी दोस्तों, जमैका के उसेन बोल्ट और अमेरिका के कार्ल लुइस। तो अमेरिका के 3 लोग हो गए ना दोस्तों। एक कौन हो गया, जेसी ओवेंस हो गए, 3 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले। एक बॉबी हो गए, और एक क्या हो गए, कार्ल लुइस हो गए। और बाकी एक और जो अन्य बचते हैं 3 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में से, तो जमैका के उसेन बोल्ट हैं। अब देखिए दोस्तों, दिवस और पखवाड़ा या सप्ताह यहाँ पे है, तो इनसे भी क्वेश्चंस अक्सर करके पूछे ही जाते हैं, तो इनको भी देखते चलते हैं। मई 2020 के कौन से हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 मई को परिवार दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव यूएनओ महासभा में 1993 में प्राप्त हुआ था। तो 15 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। कब से मनाने लगे, 1993 से मनाने लगे। क्यों मनाने लगे, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव हुआ था, है ना, परिवारों की, है ना, देखभाल के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस दोस्तों 16 मई को मनाया जाता है। सिक्किम दिवस 16 मई 1975 से मनाया जाने लगा। भारतीय गणराज्य में औपचारिक जब विलय हुआ तब से मनाया जा रहा है सिक्किम दिवस 16 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई, ठीक है ना दोस्तों। विश्व रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस 18 मई। इसी तरह से संवाद एवं विकास एवं सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है, अक्सर करके ऐसे ऐसे दिवस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। सांस्कृतिक विकास और ये वाला देखिए, संवाद एवं विकास और सांस्कृतिक विविधता का दिवस 21 मई और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 27 मई पुण्यतिथि इनकी है ना। संयुक्त राष्ट्र शांति पुण्यतिथि दोस्तों, पुण्यतिथि का मतलब है दोस्तों कि जिस तिथि को उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस दोस्तों 30 मई 1826 को हिंदी के पहले साप्ताहिक उदंत मार्तंड। 1826 को 30 मई 1826 को हिंदी के पहले उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ था। उसी की स्मृति में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के स्मृति में क्या होता है, 30 मई
को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी का यह पहला अखबार प्रकाशन शुरू होने के 1.5 वर्ष बाद ही दिसंबर 1827 में बंद हो, 1.5 साल बाद ही इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों, बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे एक और दिवस है तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। याद रखेंगे दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अगले अब हमारे पास जून की है दोस्तों। तो जून में क्या है दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, तेलंगाना दिवस 2 जून को, 2 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना आया था, उसी से तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाना जाने लगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे 6 जून, रेलवे क्रॉसिंग के प्रति जन सामान्य में जागरूकता कायम करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के आह्वान पर रेल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे दोस्तों 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 7 जून 2019 से मनाया जाने लगा। दूसरा है, ध्यान रखेंगे, अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पहल पर 12 जून 2002 से विश्व भर में बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष 2019 में बाल श्रम निषेध दिवस की थीम थी चिल्ड्रेन शुड नॉट वर्क इन फील्ड बट ऑन ड्रीम्स। तो चिल्ड्रेन शुड नॉट वर्क इन फील्ड बट ऑन ड्रीम। विश्व रक्त दाता दिवस 14 जून, परिवारों को धन संप्रेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDFR 16 जून, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु विश्व दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। तो क्या हो जाएगा, 17 जून को है दोस्तों। 17 जून को गोवा क्रांति दिवस, 18 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून दोस्तों विश्व के शरणार्थियों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 20 जून को शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा में 4 दिसंबर 2000 को पारित किया गया था प्रस्ताव। जून का तीसरा शनिवार फादर्स डे, जून का तीसरा शनिवार से वो क्या है, फादर्स डे है, पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, इसकी थीम पूछा जा सकता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार किया था। कब दोस्तों, 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार किया गया था। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को विश्व भर में मनाया गया था। कोविड-19 महामारी के चलते 2020 में छठे योग दिवस की थीम क्या थी, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, कोविड-19 के कारण इसकी ये थीम बना दी, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। संगीत दिवस 21 जून, हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं इनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून दोस्तों। इसी तरह से आगे दोस्तों हमारा है संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME 27 जून, MSME दोस्तों 27 जून, सांख्यिकी दिवस 29 जून, PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। संथाल हूल दिवस 30 जून दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में 1855-56 के दौरान शहीद हुए व्यक्तियों की स्मृति में मनाया जाने वाला दिवस। 20 जुलाई दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भारत 1 जुलाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 4 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बैस्टाइल डे 14 जुलाई, विश्व युवा दिवस युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। इसी तरह दोस्तों और हमारे पास हैं पुस्तकें। अब क्या है दोस्तों, पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो अभी क्या हुई हैं दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई हैं। तो द ग्लास होटल एमिली सेंट जॉन मैंडल द्वारा, द मिरर एंड द लाइट हेलरी मैंटेल द्वारा, रियल लाइफ ब्राइडन टेलर द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अब दुर्घटना देख लेते हैं। एक जो है तो दुर्घटना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट अगली परीक्षाओं के लिए हो सकती है। तमिलनाडु के
नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के संयंत्र में बॉयलर फट गया था और कम से कम 6 कर्मियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। न्यूनतम 6 कर्मियों की मृत्यु हुई थी। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के तापीय विद्युत संयंत्र में 1 जुलाई 2020 को क्या हुआ था दोस्तों, एक बॉयलर फटने से 6 कर्मियों की मृत्यु हो गई थी तथा 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों में कुछ कर्मियों की दशा काफ़ी गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या में वृद्धि संभावित है। तिनसुकिया असम में तेल कुएं में आग। असम के तिनसुकिया जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया के बॉगजान तेल कुएं में 9 जून को लगी भीषण आग में 2 समनकर्मियों की मृत्यु की बात प्रारंभिक समाचारों में बताई गई थी। आग इतनी भयानक थी कि 10 किलोमीटर दूरी से भी आकाश में धुएं का गुब्बारा नजर आ रहा था। 10 किलोमीटर दूरी से भी आकाश में क्या हुआ था दोस्तों, धुएं का गुब्बारा नजर आ रहा था। धुएं से पिछले 14 दिनों में अनियंत्रित गैस रिसाव हो रहा था। आग के चलते तेल कुएं के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जल गया बताया गया है। सुरक्षा के लिए क्षेत्र के लगभग 7,000 लोगों को विस्थापित कर राहत कैंपों में पहुंचाया गया है। अब थोड़ा सा विविध देख लेते हैं। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2020 में गोवा में संपन्न हुआ दोस्तों। नवंबर 2020 में गोवा में होगा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 51वां है दोस्तों, 51वां है दोस्तों। ये अक्सर करके गोवा में ही होता है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अब गोवा में प्रतिवर्ष 2020 से 2028 प्रतिवर्ष 20 से 28 नवंबर को होता है। इस वर्ष भी इन्हीं तिथियों में इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया में कहीं भी होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। एशिया में पहला होने वाला क्या है, पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास पृष्ठ 25 पर चला गया है हमारा ये सेगमेंट, तो उसको भी चल के जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ 25 में है दोस्तों, तो यहाँ पे जा कर के हम इसको देख लेते हैं। पृष्ठ 25 यहाँ पे दोस्तों पृष्ठ 25 हो गया। CISF की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में UPSSF के गठन का निर्णय लिया गया है। UPSSF के गठन का क्या किया गया है दोस्तों, निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के CISF की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी UPSSF के गठन की प्रदेश सरकार की योजना है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी की अध्यक्षता में 26 जून 2020 को संपन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। नया प्रस्तावित यह सुरक्षा बल प्रदेश में जनपदीय न्यायालयों के अतिरिक्त मेट्रो रेल, औद्योगिक संस्थानों, हवाई अड्डों, धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों की सुरक्षा हेतु इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले सेगमेंट की ओर, आर्थिक परिदृश्य की ओर देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो, तो दोस्तों अभी पार्ट फर्स्ट में हम लोग इतना ही देखते हैं, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट बॉक्स में यह बताने की कृपा करें कि ये वीडियो को हम और अधिक किस प्रकार से उपयोगी बना सकते हैं, और आपके सुझावों का हमेशा सम्मान रहेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों, जय श्री राम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।